नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो, आप तरक्की के मार्ग पर निरंतर लगातार आगे बढ़ रहे हों, ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी कामना करता हूं और ऐसी प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। आप सभी मेरे भाई बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट दिखा भी रहे हैं और निश्चित रूप से आपका ये सपोर्ट बहुत सारे बच्चों के हित में काम आएगा और हम आपको बेहतर कंटेंटों के साथ लगातार सारे लेसन प्रोवाइड करा रहे हैं। आज उसी क्रम में हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से रिलेट करता है। शानदार लेसन है, अच्छा वेटेज है, पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो आइए आज हम इस लेसन को सॉल्व आउट करते हैं। तो फटाफट से मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, हम चर्चा करते हैं एक एक करके इसकी सारी क्वालिटीज पर। आप सबसे पहले अज्यूम कर लो अपने दिमाग में क्या क्या चीजें आप एक नाव, तैरती हुई नाव के बारे में जानते हैं। फटाफट से अपने दिमाग में ये सारी बातें आप रिकॉल कर लें। कभी आप नाव पे बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो किस नदी में बैठे हैं? किस नदी की यात्रा करी है आपने? ये इसलिए क्यों कि आपको सोचना है कि जिस नदी में आपने यात्रा करी थी, क्या उसमें लहरें थी? अगर लहरें थी तो आपने देखा होगा कि नाविक नाव को कहीं ना कहीं बांध कर रखता है। ऐसा क्यों बेटा? अगर नाव को चलाया नहीं जा रहा है, जैसे गाड़ी को चलाया नहीं जा रहा है, तो उसे ब्रेक लगा के रखने की क्या जरूरत है? अगर बंद है गाड़ी तो खड़ा कर देता है आदमी, ब्रेक लगाने की जरूरत तो नहीं होती। एहतियात के लिए आदमी हैंड ब्रेक लगाता है। तो क्या एहतियात के लिए आदमी नाव को बांधता है? नहीं। क्यों बांधता है? क्योंकि उसे पता है कि हम जिस नदी में तैर रहे हैं उस नदी में पानी का बहाव होता है। और बहाव क्या करता है मेरे भाई? बहाव किसी भी वस्तु को अपने भाव की दिशा में बहा ले जाता है। जैसे बहते हुए पानी में लकड़ी का एक तिनका फेंको, आप देखोगे वो लकड़ी का तिनका पानी के साथ तैरता हुआ आगे चला जाएगा। और आप ये ऑब्जर्व करो कि देखो कि लकड़ी का तिनका कितनी तेजी से पानी में तैरता हुआ जा रहा है। दैट इज द स्पीड ऑफ करंट। ओके मेरे भाई, प्रवाह। ठीक है, स्ट्रीम भी जिसको बोलते हैं, धारा। या ना, इसका दोनों का मतलब क्या है? नदी का बहना, नदी का बहना। और नदी आपको पता है कि एक दिशा में बहती है। तो नदी की यह प्रवृत्ति है कि किसी भी तैरने वाली वस्तु को अगर आप बहते हुए पानी में डालेंगे तो वो अपने बहाव की दिशा में उसको बहा ले जाएगी और उसी स्पीड से बहाएगी जिस स्पीड से वो खुद बह रही है। आप कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं लगता नदी किस स्पीड से बह रही है। तो मैंने क्या कहा बेटा कि आप अगर एक लकड़ी का तिनका तोड़कर डालते हो उसमें, तो लकड़ी का तिनका जिस स्पीड से उसके साथ बहता चला जाए, आप समझ लो धारा की स्पीड वही है। ठीक है, तो अब सुनो बेटा, ये एक माध्यम है। जैसे ट्रक चलने के लिए एक माध्यम होता है रोड, रोड पर ट्रक चलती है। ट्रेन चलने के लिए एक माध्यम होता है रेल, पटरी, रेल की पटरी। ठीक उसी तरीके से नाव चलने के लिए माध्यम क्या होता है? जल। तो नदी क्या है? एक माध्यम है जिसपे वो चलेगा। जैसे हम जमीन पर चलते हैं, जमीन हमारे लिए माध्यम का कार्य करती है। ठीक उसी तरीके से जल क्या है? नाव के लिए माध्यम है। अगर ये बह रहा है, ये बह रहा है तो नाव को प्रभावित करेगा। जैसे अगर सोचो, अज्यूम करो कि अगर ट्रक खड़ी है रोड पर, रोड खुद भी चलने की क्षमता रखे। जैसे हम एस्केलेटर पर चढ़ते हैं, हम जाते हैं मॉल्स में, जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, और या हम हवाई अड्डों पर जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ एस्केलेटर लगा हुआ था जिस पे आप खड़े हो वो अपने आप ऊपर आपको चढ़ा देता है।
यानी जिस जो माध्यम था, अगर सीढ़ी क्या होती है, सीढ़ी पर खुद चढ़ना पड़ता है ना, एस्केलेटर क्या है, यानी वो सीढ़ी खुद चलने में सक्षम है, इसलिए आपकी स्थिति वो खुद बदल दे रही है, नीचे से ऊपर कर दे रही है। ठीक इसी तरीके से नाव जिस जल में है, अगर वह जल बह रहा है तो नाव के बिना प्रयत्न किए भी वह अपने बहाव की दिशा में नाव को बहा ले जाता है। ठीक है, यानी यहां पर भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बनेगा, यहां पर भी बेटा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बनेगा। सबसे पहले नाव को चलने का माध्यम जल है, अगर जल बह रहा है तो नाव को अपने बहाव की दिशा में बहा ले जाएगा बिना नाव के प्रयत्न किए। तो ये जो बात मैंने कही, इसीलिए इस लेसन में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बनता है, इस लेसन में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बनता है। इसमें दो तरह की स्पीड होती हैं, एक स्ट्रीम अप, कभी कभी इसको रोड अप लिखा हुआ पा जाओगे, रोड अप, या अप स्ट्रीम, और दूसरी स्पीड है डाउन स्ट्रीम, या स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, या रोड डाउन। इस तरीके के वर्ड आप लिखे हुए पाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा प्रतिकूल प्रवाह। क्या कहते हैं? प्रतिकूल प्रवाह। इसे हम बेटा क्या कहते हैं? अनुकूल प्रवाह। क्या कहते हैं? अनुकूल प्रवाह। अब कहोगे सर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नहीं समझ में आया। बोलो बेटा, क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें क्या आपसे किसी भी तरीके से कोई बात करने की जरूरत है? मैं तुम्हें भूल जाऊं, अनुकूल का मतलब समझते हो ना? जिस दिशा में नदी बह रही है वह दिशा अनुकूल प्रवाह कहलाता है, और जिस दिशा में नदी बह रही है उसका उल्टा दिशा प्रतिकूल प्रवाह कहलाता है। अगर नदी इधर की ओर बह रही है तो यह अनुकूल प्रवाह है, और इसका अपोजिट डायरेक्शन इधर जो है वो प्रतिकूल प्रवाह है। अगर नदी आपके सामने की ओर जा रही है, आप उसी दिशा में जाएं तो आप कहे जाएंगे कि आप अनुकूल प्रवाह में जा रहे हैं, और आप अगर उल्टा होकर नदी इस तरफ बह रही है आप इस तरफ जाएंगे तो आपको प्रतिकूल प्रवाह का सामना करना पड़ेगा, और नदी के बहने की विपरीत दिशा को बेटा प्रतिकूल प्रवाह कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझो आप कि अनुकूल प्रवाह और प्रतिकूल प्रवाह हमें कैसे प्रभावित करते हैं। ध्यान दो, अगर मान लो कि एक बोट है, बोट, और बोट की स्पीड है x, बोट की स्पीड क्या है? x। थोड़ा सा जगह बनाऊं आप कहो तो? चलो थोड़ा सा जगह बनाता हूं, वी नीड अ लिटिल बिट जगह। चलो बात करते हैं इस बात पर कि अगर स्पीड ऑफ बोट क्या है बेटा? स्पीड ऑफ बोट अगर x है और स्पीड ऑफ बोट हो गया, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम अक्सर बोला जाता है इसे, मगर यहां पर हमारे लिए स्पीड ही है y। अगर एक नाव की स्पीड x है और मान लो 2, 4, 6 किसी भी स्पीड से धारा भी बह रही है, तो अगर आप अनुकूल प्रवाह में है, यानी जिधर धारा जा रही है उसी तरफ आप नाव भी चलाना चाहते हैं, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, बहुत ध्यान देना, पूरे लेसन में पीछा नहीं छोड़ेगी, जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? x प्लस वाई।
और जब आप धारा के विपरीत जाएंगे तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जब आप धारा के अनुकूल जाएंगे, डाउनस्ट्रीम जाएंगे, धारा के साथ जाएंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी? और जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे, अपस्ट्रीम जाएंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी? यह आपको हमेशा याद रखना है। ओके, यह बात आपको हमेशा याद रखना है कि धारा के अनुकूल चलने पर हमारी स्पीड क्या होती है, धारा के प्रतिकूल चलने पर हमारी स्पीड क्या होती है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? हाँ या ना? उम्मीद है समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक बोट है जिसकी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो मेरा करंट है यानी धारा जो है, धारा उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आपसे पूछूं कि अप स्ट्रीम स्पीड बताओ, अप स्ट्रीम स्पीड यूएसएस, आप क्या कहोगे सर? अप स्ट्रीम में तो आपने सिखाया था माइनस करना है। मैं कहूं बेटा डाउन स्ट्रीम स्पीड बताओ, डीएसएस, आप कहेंगे सर अब की बार तो प्लस करना है। ओके, अब अगर आप ध्यान दो, अगर मैं यूएसएस और डीएसएस जोड़ूं और उसका आधा कर दूं, तो क्या मेरा स्ट्रीम का स्पीड निकल आएगा सीधे सीधे? ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि इनका रेशियो निकालो तो क्या इनमें 2-3 का रेशियो बनता? चलो, 2-3 का 5 और 5 का आधा 2.5, 2-3 का 5, 5 का आधा 2.5। 2 की वैल्यू क्या है बेटा? तो 1 की वैल्यू क्या हुई? तो 2.5 की वैल्यू क्या हुई? यही काम हम करते हैं, क्योंकि हमेशा हमें स्पीड पता हो जरूरी नहीं है, मगर हमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो पता हो सकता है। और अगर रेशियो पता है तो उस स्थिति में हम सीधा बोट की स्पीड निकाल सकते हैं। और अगर बोट की स्पीड हम निकाल सकते हैं, यानी हमें अपने आप पता चल जाएगा कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है। क्योंकि अक्सर केस होते हैं कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया और वापस आया। जब वह गया और वापस आया, अगर उसके समय का, स्पीड का किसी का भी रेशियो दिया हो, तो क्या हम सक्षम नहीं होने चाहिए बाकी की चीजें निकालने में? तो ये सारी चीजें हमको मैनेज करनी है, जिसको हमें समझना था। यहां पर हमने आपसे चर्चा करी, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी का यूनिट कन्वर्जन आप बहुत दिन से पढ़ रखे हैं, तो इन सब चीजों को छोड़कर अगर आपकी आज्ञा हो, आप इतनी बात समझ पाए हो कि बोट और स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, इनका रिलेशन क्या होगा, बाकी की सारी चीजें, तो आप आज्ञा करें तो हम थोड़े से सवाल की तरफ चलते हैं और आपको अच्छे अच्छे बेहतर सवाल सिखाएंगे। आ जाइए छोटे छोटे सवालों से, और सारे सवाल प्रीवियस ईयर हैं, डाउट मत करना कभी, सारे सवाल बेटा प्रीवियस ईयर हैं। आप आराम से इन सवालों का आनंद उठाएं, सवाल को पढ़ें और फिर एक बार अटेम्प्ट करके देखें, आर यू एलिजिबल टू सॉल्व इट आउट और नॉट। ओके ओके माई LAL। बोलिए तो जरा समझ में आए हमको भी। एक नाव रोड डाउन अ रिवर एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड रोड अप द रिवर एट 7 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। देखो 21 और 7, ये क्या है बेटा? ये है, ध्यान दो, ये क्या है? रोड डाउन मतलब DSS, और ये क्या है? रोड अप यानी USS। इनका रेशियो पता चल गया, इनका रेशियो पता चल गया। मैंने क्या बताया था? क्या इससे आप बोट का स्पीड निकाल सकते हैं?
बोलिए। यहां एक बात तो समझ में आ रही है, पूछो वो क्या है? कि बोट 2 है तो स्ट्रीम की स्पीड 1 है, अपने आप समझ में आ रहा है। 2 + 1 और 2 - 1, स्ट्रीम 1 है, यानी 1 की वैल्यू निकाल लोगे तो अपने आप धारा की क्या पता चल जाएगा, धारा का वेग। धारा का वेग अपने आप पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर। चलो आ जाओ बेटा। देखो बेटा, 3 की वैल्यू 21 है, या देखो ये 2 है। हमने पीछे क्या सीखा था? आराम से आ जाओ, देखो यहां देखो, 2 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 6, ऐसा सीखा था ना? और अगर आप यहां ध्यान दें तो आपको एक ही की वैल्यू बतानी है, एक ही की वैल्यू बतानी है। और जब हमने रेशियो में बताया था तो एक ही की वैल्यू 7 किलोमीटर प्रति घंटे थी। सवाल फाख्ता। देख रहे हो विनोद, किस तरीके से सवाल लिखकर हमको मूर्ख बनाया जाता है? मगर हम भी हैं होशियार। हम क्या हैं? होशियार। फिलहाल बोट बताता तो आप 2 निकालते, जब बोट पूछा ही नहीं है तो स्ट्रीम पूछा है तो स्ट्रीम का 1 आ रहा था। मगर ये ध्यान देना कि हमने जब बोट का हम निकालने का तरीका जानते हैं तभी हम जान पाए कि स्ट्रीम 1 होगा। अगर ये कोई बच्चा नहीं जानता कि बोट कैसे निकलेगा तो स्ट्रीम इल्ल। डिड यू गेट? गुड। चलो, एक तैराक धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल ऐसे ऐसे चलता है। पानी में तैराक की गति क्या होगी? ये तो पता चल गया कि 7:3 का रेशियो है। बोलो, यानी तैराक की स्पीड 5 हुई। बेटा तैराक की स्पीड 5 हुई। देखो 14 की स्पीड से तैराक धारा के अनुकूल जाता है, 6 की स्पीड से धारा के प्रतिकूल जाता है। तो आप इसको शॉर्टकट में अनुकूल प्रतिकूल को क्या लिखेंगे? अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम। तो मैंने क्या कहा था? इन्हीं को जोड़कर आधा कर दो, आपको हमेशा क्या मिल जाया करेगा? आपको हमेशा मिल जाएगा जो तैराक हो या नाव हो उसकी स्पीड। क्योंकि तैराक या नाव उसी की स्पीड ज्यादा होगी, धारा की तो बहुत मिनिमम स्पीड होती है, उसको ही हमेशा माइनस करते हैं ना। हमने बताया था कि x - y अप और x + y, इसीलिए हमको तुरंत पता चल जाता है कि तैराक की स्पीड 5 है। तो बेटा देखो 14 कहां से आया था? तो 5 की वैल्यू, तैराक की स्पीड, खत्म सवाल। खत्म सवाल, मच गया बवाल, निकलो मेरे लाल हाथ में फुंतरू लेकर। फुंतरू, शानदार सवाल था, बढ़िया अप्रोच से समझ में आ गया। आगे चले। धारा के साथ एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में पानी में स्टिल वाटर, ठीक, साधारण पानी, ये स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल। शांत जल में पानी अगर नाव 28 किलोमीटर जाना चाहे तो कितना चलेगा? एक कदम इसने बढ़कर हमसे बात कर ली और हम इसके आगे हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपको टीएस दिया है, आपको यूएस दिया है, तो इससे आपको इनका रेशियो मिल जाएगा और आपको नाव की स्पीड मिल जाएगी। भैया 4 की वैल्यू 8 है तो 3.5 की वैल्यू 7 हुई। नाव की स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो किसी भी प्राणी को कोई समस्या? तो मुझे 28 किलोमीटर जाना है 7 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा? सवाल टेन टेन। बोलो भाई, बोल दो ना जरा मुझको है। गाना मैं गाना चाहता हूं, आते नहीं मुझको। चलो, एक नाव धारा के प्रतिकूल आने के दौरान धारा के अनुकूल जाने में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना समय लेती है। यदि पानी की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की गति बताएं। A boat take double of time taken by it to go downstream while coming in upstream। यानी निश्चित रूप से सेम डिस्टेंस होगा,
डिस्टेंस कैसा होगा मेरे लाल? सेम होगा, बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस कैसा होगा भाई? गया आया, T1 T2, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। S1 1/T1, S2 1/2x, रेशियो ऑफ S1 S2 इज इक्वल टू 2:1, रेशियो ऑफ S1 S2 2:1, और 2:1 में आपको पता है हमेशा 1.5 होगा नाव और 0.5 होगी धारा। तो इस 0.5 की वैल्यू 3 है, तो 1.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। जल्दी हो गया क्या? ज्यादा जल्दी हो गया? कोई बात नहीं, रुक जाएंगे हम। सुनो बेटा, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको पता चल गई है, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का ही टाइम दिया था, तो जो टाइम दिया है उसी की स्पीड निकलेगी। तो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड का भी रेशियो निकल गया है। जब अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो निकल गया है, तो इनका जो एवरेज होता है वो क्या होता है? बोट की स्पीड होती है। किसकी स्पीड होती है बेटा? बोट की। अब 2 में 1.5 बोट है, यानी 0.5 क्या है? स्ट्रीम है। 0.5 किसकी स्पीड है? स्ट्रीम। चूंकि ये x प्लस वाई यानी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड मिलकर ये बनी होगी, तो इतना अगर बोट है तो इतना स्ट्रीम होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? अब सवाल में देखो, स्ट्रीम की वैल्यू 3 दी गई है, चेक कर लो, मैंने कुछ नहीं किया, आप चेक कर लो। स्ट्रीम की स्पीड 3 दी गई है, दी गई है। तो 10.5 का 3 गुना 1.5 है, तो इसका 3 गुना 9। किसकी वैल्यू है? 1.5, यानी बोट की। बोट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो। उड़ता पंजाब, उड़ता सवाल, उड़ता सवाल, सवाल उड़ा देंगे भाई, चमका देंगे हम, सबको चमका देंगे, आपको भी चमका देंगे सर। छोटे छोटे सवालों से अपने आप को कंसोलिडेट करो, तब तो आगे करोगे वीर का काम, मेरे वीर, मेरे लाल, बोलो। चलो, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर चलता है और 2 घंटे में फिर से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। यदि पानी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की गति बताएं। बहुत शानदार सवाल, बहुत अच्छा सवाल। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर चलता है और वापस आ जाता है। प्रतिकूल चलता है और अनुकूल वापस आता है, और 2 घंटे का समय लेता है टोटल। 2 घंटे का टोटल समय लेता है। 6 गया, 6 आया, सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है बेटा? सेम है, नो डाउट। बट we didn't have time as we can make any ratio with it। हाँ या ना? टाइम तो है नहीं हमारे पास। टाइम अलग अलग है क्या? 2 घंटा कुल समय लिया है उसने। स्पीड एक जैसी है, तो स्पीड टाइम का रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल वगैरह बनता है कब? जब या तो आपको S1 S2 दिया हो या आपको T1 T2 दिया हो। आपको कुछ नहीं पता, आपको टाइम भी इकट्ठे करके दे दिया है, और स्पीड भी आपको केवल धारा की दी गई है, नाव की कोई स्पीड आपको नहीं पता। बोलो, कहो, जी 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 जी। बहुत कुछ हो सकता है, जितना आप समझ पाओगे। 6 किलोमीटर केवल जाना है, और अकेले धारा ही 4 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है, तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर तो बिना वजह धारा लेके चली जाएगी। अगर हमको 1 ही घंटा में 6 किलोमीटर चलना हो, तो एट लीस्ट हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए? अगर 1 घंटा में हमको 6 किलोमीटर चलना हो तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10।
10 होनी चाहिए, तो 10 में से 4 निकालोगे तो 6 आएगा प्रतिकूल। और अनुकूल स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? 14। तो ध्यान दीजिए, अगर हम 1 घंटे में गए हैं तो कितना देर में वापस आ जाएंगे? कम ही समय में वापस आ जाएंगे। यानी जाने में समय ज्यादा लगेगा, आने में कम लगेगा। अब ये डिफरेंस जो बन रहा है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंस है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है बनाने में। इसलिए बहुत बढ़िया अप्रोच इसकी ये होती है कि देखो ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चेक करो बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी को टाइम कहते हैं। ई लग गया आने में समय अनुकूल, और ई लगा था जाने में समय यानी प्रतिकूल। अब कुल समय क्या हुआ था बेटा? अब उधर थोड़ा निहारिए कि कौन सा ऑप्शन एक्स की जगह रख दें कि इन दोनों का कुल वैल्यू 2 आ जाए। चेक करिए, अगर 8 लेते, देखो 9 7 क्यों नहीं लेंगे? 9 या 7 दोनों से ये देखिए बहुत डिफरेंट हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, तो 2 आने की बात ही नहीं होगी। तो थोड़ा चेक करिए, 8 4 12, अगर यहां 8 रखूं तो 12 आएगा, तो 6/12 यानी 1/2। 8 - 4 करूंगा तो यहां 4 आएगा, 6/4 यानी 3/2 यानी 1.5, आधा 2 बन गया पहले ना ऑप्शन से। खत्म सवाल। इसी चीज को हम यहां भी अज्यूम कर रहे थे, अज्यूम करने की कोशिश करते तो यहां भी ऐसे ही होता। ठीक, तो इस पर ध्यान दो मेरे लाल, कि सवाल को हमेशा ऐसे बनाकर ऑप्शन से ऑप्शन उठा लिया करो, दैट इज ऑल। समय इसमें भी नहीं लगेगा, तो बुद्धिमानी करो, क्यों जबरदस्ती टांग अड़ानी है किसी में? बहुत आसानी से ऑप्शन से बात बन जाएगी। चले, इसीलिए तो कहते हैं कैलकुलेशन ठीक करो, जोड़ना है, भाग करना है, फटाफट फटाफट, रजनीकांत की तरह। आई एम द रजनीकांत ऑफ मैथ। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर लंबी है, प्रति घंटा की दर से बहता है, A boat is in it is 6 kilometer per hour. It goes and return to departure point in 2 hours. Accordingly, what will be the speed of the boat in still water? वही सवाल है कि 4 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए, देखो इस बार बोट की स्पीड दी है, तो ये जाने, ये अनुकूल में ये समय लगेगा और प्रतिकूल में ये समय लगेगा। अब कुल समय कितना लग रहा है? 2 आवर। 2 आवर आ जाइए, समझ लीजिए। 6 रखा, 6 6 और 6 12, 4/12 यानी 1/3। 6 - 6 0 हो जाएगा, तो 6 तो हमें शुरू से नहीं लेना था, ये ध्यान नहीं दिया मैंने। 6 क्यों नहीं लेना था? क्योंकि 0 हो जाएगा और निर्धार्य आंसर हो जाएगा। 8 लीजिए, 8 8 4 12, 8 सॉरी 6 6 और 8 14, 6 और 8 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 4/14 यानी 2/7, 6 - 8 हो जाएगा -2, 4/-2 यानी -2, 7 दूनी 14 और 2 दूनी मतलब 7 दूनी 14, तो 2 माइनस, मतलब समझ रहे हो ना, ये माइनस हुआ तो फिर बात नहीं बनेगी। पहली बात तो ये समझना है, पहली बात क्या समझना, आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब आप दिमाग लगाना चालू करोगे तो बातें आपकी बनेंगी। ये अनुकूल चाल है, ज्यादा होगी, ये प्रतिकूल चाल है, कम होगी। पक्का है? आज जब ये माइनस आएगा और यहां कुछ बचा रहेगा तो पक्का है कि माइनस बड़ा हो जाएगा, और माइनस बड़ा हो गया तो आंसर माइनस में हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो और चेक करो, और चेक करो, चलो ज्यादातर ये सही हमको समझ में आ रहा है। तो देखो 4/12.8 प्लस 4/-10.8, 4 × 12, 4 दूनी 8 यानी 10/32, और ई क्या हो जा रहा है? 8 पंचे 40 -5। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज? व्हाट इज हैपनिंग? उल्टा कर दूं? देखो इसमें इसे कहते हैं क्रम की गलती। मुझे क्या पता था कि ये फजीहत यहां आ जाएगी। भाई पहले
चलो, जाता है आता है तो एक बार अनुकूल एक बार प्रतिकूल, इसने कहा नहीं है मगर ये हमको समझना है कि एक बार जाता है आता है सेम दिशा में तो प्रतिकूल अनुकूल। ठीक है। 4 किलोमीटर लंबी धारा है, यानी डिस्टेंस वो 4 किलोमीटर तय कर रहा है 6 के स्पीड से। ये क्या होगा, डिस्टेंस अपान स्पीड कर रहा हूं, टाइम आएगा, डिस्टेंस अपान स्पीड करूंगा, टाइम आएगा, 2 आना चाहिए। आराम से चेक करिए। 0 तो ये तो ले नहीं सकते, अगर 8 लिए तो 6 माइनस 8 यानी -2, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर -2। अब 8 6 14, 8 6 14, 4/14 यानी 2/7, -14 धन 4/7, 10/7, डजेंट मैटर, काम नहीं करेगा। 4/1.5, यार ऑप्शन ने गलत लिख लिए हैं क्या? क्योंकि बाबू अगर मैं इसको हल भी करने जाऊंगा तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 छंग 24 प्लस 4x, 4 छंग 24 माइनस 4x। ओके कि नहीं? 4 छंग 24 प्लस 4x, 24 माइनस 4x, 48 और 36, 36 दूना 72, का हो जाएगा 36 दूना 72 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 48। आ तो रहा है यार, उससे कुछ गलती हो रही थी। चलो 72 इधर ले आ दो, तो 48 माइनस 72 यानी 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 4 2, अब माइनस आएगी, माइनस माइनस कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 12। नाव की गति क्या होगी? नाव की गति स्थिर जल में, देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द क्वेश्चन, पहले यहां बताया है, फिर नाव की गति पूछ रहा है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको सही करें अभी। चलो हम आगे चलते हैं बेटा मेरे, और हम इस प्रश्न पर बात करेंगे। उस प्रश्न ने हमारा समय खराब किया, डेटा ढेर सारा खराब था इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल चेक इट लेटर एंड डिस्कस विथ यू। अभी आप ये सवाल देखें, एक पुरुष नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। यानी उसने आपको एक टास्क दे दिया कि 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। ठीक है, 3 चौके 12, 3 तियां 9, 6 पंचे 30, यानी 5/4 मीटर प्रति सेकेंड। दैट्स ऑल। यह है धारा के प्रतिकूल मनुष्य की चाल, और 9 मिनट में वापस आ जाता है। तो 900 मीटर 9 मिनट में वापस आता है। ये क्या है बेटा? अप स्ट्रीम। ये क्या है? डाउन स्ट्रीम। स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या बताया था आपको? डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जोड़ दो, क्या होगा? 15/20/12 और उसका आधा कर दो, 15/20 35/24, 35/24, 35 ही आएगा ना, 5 तिहाई 15, 4 पंचे 20, 35/24। दैट्स ऑल।
900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करेगा। मीटर 900 मीटर प्रति 12 मिनट, यानी उसकी चाल हुई 0 से 0 कटा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 30, अच्छा पंचे 30, 5/4 मीटर पर सेकंड। 9 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, और 9 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। गोली मारो दुनिया को, खुश रहो न यार। चलो, 12 मिनट में जाता है, 9 मिनट में आता है, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, तो रेशियो क्या होगा? किसका रेशियो है बेटा ये? तो स्पीड का क्या हो जाएगा? स्पीड का क्या हो जाएगा? 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है और 9 मिनट में वापस आ जाता है। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4। ठीक है, 3:4 का रेशियो स्पीड में हो जाएगा। ये अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम। अब बहुत आराम से देखिए, ये अप स्ट्रीम क्या होता है? बोट माइनस नाव, और ये क्या है? बोट प्लस नाव। और ये क्या होगा बेटा? ये केवल x की वैल्यू होगी। हाँ या ना? यही बातें हमने सीखी थी पीछे। ओके, अभी हमने देखा कि कोई अगर 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करे, इस हिसाब से क्या हो जाता है बेटा कि हो सकता है मैंने थोड़ी सी ध्यान दिया होता वहां पर, क्योंकि एक और बातें थी। चलो कोई बात नहीं। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 6 पंचे 30, 5/4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना, यही बात है। ये क्या है बेटा? ये 3 की वैल्यू है। कितना? 5/4। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू क्या होगी? 5/12। 1 की वैल्यू क्या होगी? चेक करो, अगर 3 की वैल्यू 5/4 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 5/12, और 3.5 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब आपको याद होगा कि सारी चीजें मीटर पर सेकंड में है। सारी चीजें क्या है? मीटर पर सेकंड में है। अगर मैं इनको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहूं, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहूं तो 18/5 से गुणा करना होता है। 6 दूनी 6 तिया 18। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब आप और क्या कर सकते हैं इसमें? किसी को भी काट सकते हैं। इसको काट दिया या इसको काट दिया, तो देख लो, इसी को काट देता हूं। 2 एकन्नम 2, 1 बचा। ये वहां भी था, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेना, ये यूनिट लिखनी चाहिए। 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 15 हुआ, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 1.75 गुणे 3, आराम से करो, 3 पंचे 15, 3 सते 21, 21 1 22, 2 से लगा 2, 3 एकन्नम 3, 3 2 5, 5.25, यानी 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। उस समय ये बात हमको ध्यान देनी थी, हम सवाल तब भी लगा चुके थे। ये किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर है। ठीक है, हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में था। कोई दिक्कत हुई? अच्छा हुआ हमने 2 तरीके से सवाल लगाया। वहां उस सवाल में भी हमारा आंसर आ गया था, केवल उसको मीटर पर सेकंड में बदलना था। यहां भी हमारा आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, आंसर हमारे सारे आ जाते हैं और आते रहेंगे। आगे चलें। स्थिर जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर की ऊपर की ओर गई और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो मेरे भाई, 90 किलोमीटर जाना, 90 किलोमीटर आने में कितना समय लगेगा? देखो, अगर नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्ट्रीम की चाल है 6, तो अनुकूल कितना स्पीड हो जाएगा और प्रतिकूल कितना स्पीड हो जाएगा? अनुकूल स्पीड कितना हो जाएगा, प्रतिकूल स्पीड कितना हो जाएगा? चलिए, ठीक है,
अब इस स्पीड से अगर मैं 90 किलोमीटर जाऊं तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपान स्पीड। और अगर मैं इस स्पीड से 90 किलोमीटर जाऊं तो टाइम कितना लगेगा? तो कुल टाइम कितना लगेगा? 90/24 धन 90/12, यानी 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये 180, 180 और 90 200, 270/24। कितना समय लगेगा? 270/24। अब आपको ये पता है कि 270/24 को आप क्या कर सकते हैं? 24 इकन्नम 24, कितना बचा? 30, 30 बचा। 24 इकन्नम 24, 30 बचा। 24 इकन्नम फिर 24, अब क्या बचा? 6 बचा। 24 दूना 48। इसको मैं लगभग क्या लिख सकता हूं? बोलो, समझ में आ रहा है ना? दैट इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर सर। कुछ सवाल को ट्रेडिशनल ही लगाना चाहिए, ये ऐसे ही लगना में इसका फायदा है, आपका भी इसका भी। आगे चलें। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली, देखो मैं बड़े आराम से इत्मीनान से आपको बड़े रीच कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। इन रीच कॉन्सेप्ट का मजा लेना है तो कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला क्लास जरूर पढ़िए, फिर आपको मजा आएगा। ओके, हैव योर ड्रिंक। एक मोटरबोट धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली धारा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 60 मिनट में प्रस्थान बिंदु पर लौट आता है। मोटरबोट की गति बताएं। A motorboat travels 12 kilometer upstream in a stream flowing at a speed of 3 kilometer per hour and return to the departure point at 60 minutes. Find the speed of the motorboat. चलो, एक घंटे यानी 60 मिनट में वह अपनी पूरी दूरी तय करता है। जाता भी है आता भी, जाता भी है आता भी। धारा की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो, सोचो, कुल समय दिया है, कुल समय, फिर वही बात उसने करी, कुल समय दिया है और दूरी दी है। तो अभी हमने क्या सीखा था? 12 बटे, और इस बार आपको करंट की स्पीड दी है तो बोट की स्पीड बोट मान लो, बोट प्लस करंट, और इस डिस्टेंस अपान बोट माइनस करंट बराबर 1। ओके, सब किलोमीटर प्रति घंटा में तो मिनट को भी घंटे में बदल लो। एक आना चाहिए, कैसे आएगा? कैसे आएगा? बड़ा टिपिकल सा प्रश्न है, ठीक है। यानी आप इसको क्या करेंगे? अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे? b² माइनस 9 एलसीएम लेंगे, यहां b माइनस 3 का गुना करेंगे, यानी आपका क्या आएगा यहां पर? 12b माइनस 36, और यहां आएगा 12b प्लस 36 बराबर b² माइनस 9। इसको भूल जाओ, ठीक है। अब ये देखो, प्लस 36 माइनस 36 हमेशा कटने होते हैं, तो ये हो जाएगा 24b। 24b बराबर हो जाएगा b² माइनस 4। पूरा प्रॉपर इक्वेशन बन गया। और आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से जाओगे, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से, ये भी हमारी एक मजबूरी है। b² सॉरी माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2ac। आप चाहोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, वही वैल्यू पूछ रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं सवाल को। मैं चाह रहा हूं कि आपको बड़े अच्छे अच्छे सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए, और उन सारे के सवालों का कॉन्सेप्ट आपका हम बिल्ड कर दें, शानदार तरीके से बिल्ड कर दें, जबरदस्त तरीके से बिल्ड कर दें। हाँ या ना? ना या हाँ? रेस्ट लेना है, रेस्ट लेना है। ओके,
चलिए हम थोड़ा सा रुक लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं बचे हुए सवालों के साथ और कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।